दिल्ली में ज्वेलरी शोरूम से 25 करोड़ की चोरी के मामले में मुख्य आरोपी पर शिकंजा कस लिया गया है, लेकिन शातिर आरोपी ने चोरी के लिए ऐसी प्लानिंग को अंजाम दिया कि पुलिस भी दंग रह गई। देश की राजधानी में हुई सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी लोकेश अब कानून के शिकंजे में है। लेकिन चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले उसने जो तरकीब लगाई, उसे सुनकर पुलिस की टीम भी हैरत में पड़ गई। इस शातिर को लेकर अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। लोकेश को शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक शातिर लोकेश छत्तीसगढ़ में चोरी की एक वारदात को पहले ही अंजाम दे चुका था और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर वो दिल्ली में रह रहा था। लोकेश के शातिर दिमाग को समझने से पहले उसकी छत्तीसगढ़ की कहानी आपको बताते हैं। वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रहता था। लोकेश श्रीवास बिलासपुर में सैलून चलाता था, लोगों के बाल काटता था, लेकिन किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि नाई का काम करने वाले लोकेश के शैतानी दिमाग में चोरी की प्लानिंग चल रही थी। सैलून चलाते हुए लोकेश ने अपना एक नया धंधा शुरू किया। वो धंधा था ज्वेलरी की दुकानों में सेंध लगाना, ताकि वो कम समय में ज्यादा पैसे कमा सके। लोकेश ने सिर्फ ज्वेलरी शोरूम को अपना शिकार बनाने का फैसला किया और इसमें वो कामयाब भी हुआ, लेकिन उसकी चोरी पकड़ी गई। जानकारी के मुताबिक लोकेश श्रीवास के खिलाफ चोरी के 14 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 7 सिर्फ बिलासपुर में दर्ज हैं। इतना ही नहीं, वो 2 बार जेल भी जा चुका है। लोकेश ने चोरी के लिए ना तो कोई गैंग बनाया, ना ही कभी किसी गैंग में शामिल हुआ। वो जब भी चोरी की वारदात को अंजाम देता था, उससे पहले कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ता था। हर बार इसने चोरी में नए लोगों को अपने साथ जोड़ा। दिल्ली की वारदात में भी उसने यही किया। जब बिलासपुर पुलिस से भागते भागते दिल्ली आया, तो वो एक दिन भोगल के इलाके में गया और रेकी करके इस शोरूम से चोरी की योजना बना डाली। लोकेश ने देखा कि शोरूम में छत के रास्ते अंदर घुसा जा सकता है। इसके बाद उसने औजार जुटाए। उसने ये भी पता किया कि सोमवार के दिन बाजार बंद रहता है और इसीलिए रविवार को चोरी करने की प्लानिंग बनाई। लेकिन शातिर लोकेश की चालाकी काम नहीं आई और वो पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस ने लोकेश समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। कई साल पहले अपने परिवार से बिछड़े भाई बहनों को ढूंढने में आधार कार्ड ने काफी मदद की है। क्या ये पूरा मामला है और कैसे एक आधार कार्ड लोगों की मदद कर रहा है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम देखते हैं। बिहार के नरकटियागंज से ये बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर कानों पर यकीन करना मुश्किल होता है। जहां आधार कार्ड ने कई साल पहले खो गए 2 बच्चों को उनके परिवारों से मिला दिया। आधार कार्ड हमारी पहचान ही नहीं बताता, बल्कि कई काम आता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि यही आधार कार्ड जरिया बना है एक बिछड़े परिवार के फिर से मिलने का? दरअसल बिहार के नरकटियागंज के प्रकाश नगर नया टोला की रहने वाली सुनीता देवी इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रही हैं, क्योंकि ये उनके साथ ही घटा है। आज से 7 साल पहले साल 2016 में उनके 2 बच्चे कौशिकी और राजीव अचानक गायब हो गए थे, जिसके बाद घर वालों ने दोनों भाई बहनों को ढूंढने में जमीन आसमान एक कर दिया था। कई थानों के चक्कर काटे, लेकिन दिन बीते, महीने गुजर गए और कई साल निकल गए। कौशिकी और राजीव का कोई अता पता नहीं चल पाया। बिहार पुलिस से तो हम बहुत नाराज है, इसलिए कि उन्होंने आज दिन तक ले मेरा बच्चा को तलाश नहीं किया। मैंने बार बार उनसे बोला, कोई तलाश नहीं किया। संजोग कहिए, ऊपर वाला का देन कहिए कि जो मैम के हाथ में वही मेरे लिए भगवान है, कि जो वर्मा भैया के पास ना कॉल करती ना फोटो भेजती, तो मेरा बच्चा को पता भी नहीं चलता। इसके बाद तो सुनीता ने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि अब वो शायद ही अपने कलेजे के टुकड़ों से दोबारा मिल पाएगी, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था।
और आज उनकी बेटी कौशिकी उनके साथ है और बेटा राजीव भी जल्द ही घर आने वाला है। 21/6/2016 में मेरा एक लड़का और एक लड़की गायब था। लोग घर के बाहर खेल रहा था, वहीं से गायब हो गया, जिसमें हमने संदेह किया मुन्नी देवी पर और केस भी किया संदेह के घेरा में, मगर बच्चा का मेरा कोई पता नहीं चला। प्रशासन लोग भी नहीं खोज पाया। हाई कोर्ट हर जगह हमने केस किया, कहीं पर नहीं पता चला। दरअसल कौशिकी और राजीव लखनऊ के बाल सुधार गृह पहुंच गए थे। दोनों को याद ही नहीं है कि वो कैसे लखनऊ गए। बाल सुधार गृह वाले कौशिकी का 9वीं क्लास में एडमिशन कराने स्कूल पहुंचे। रजिस्ट्रेशन के समय जब स्कूल में आधार कार्ड मांगा गया तो कौशिकी को आधार सेंटर ले जाया गया। जैसे ही कौशिकी के फिंगरप्रिंट लिए गए, वैसे ही उसके परिवार की डिटेल सामने आ गई। पता चला कि कौशिकी बिहार के नरकटियागंज की रहने वाली है। कहाँ लखनऊ में रहती थी तुम? सिंधी कॉलोनी पारा। वहाँ बाल गृह में? किस क्लास में पढ़ती हो? 9th में। ओ, 7 साल से वहीं थी? यस। यहाँ से कैसे तुम गई नरकटियागंज से? मुझे नहीं पता। याद नहीं है? तुम्हारा भाई भी साथ में है? यस। वो किस क्लास में पढ़ता है? 6 में। वहीं पे लखनऊ में ही। बाद में बाल सुधार गृह वालों ने नरकटियागंज में संपर्क साधा, जिसके बाद पुलिस की एक टीम लखनऊ पहुंची और 28 सितंबर को नरकटियागंज ले आई। तो आधार कार्ड हमने पहले से बनवा दिया था बच्ची का, तो वहीं से पता चला कि इसका घर नरकटियागंज है। आधार कार्ड से पता चला। मैम वर्मा भैया से पहले से कॉल से बात कर रही थी, वो संस्था के आदमी है वर्मा भैया, तो उन्हीं के पास उन्होंने फ़ोटो भेजा और बोली कि पता लगा ये किसकी लड़की है। वर्मा भैया हमारे पास फ़ोटो भेजे। मैंने बॉबी को चिन्ह ली कि मेरी लड़की है। मैंने प्रशासन को बोला कि मेरी लड़की लड़का लखनऊ में है और आप चलिए वहाँ से लाया जाए। तब मेरी लड़की लड़का को वहाँ से हम लड़की को ले आए। मेरा लड़का वहाँ पर उसका परीक्षा पड़ा हुआ है। सुनीता अपने बच्चों से मिलने के बाद बेहद खुश है। वो कहती है कि उन्हें नई जिंदगी मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मिर्जापुर में एक हैंडपंप से आग निकलने लगी, जिसके बाद मौके पर लोग जमा हो गए। आखिर कैसे लगी आग, इस रिपोर्ट में देखिए। हैंडपंप से आग निकल रही है। दूर दूर तक लपटें उठ रही हैं। जो भी हैंडपंप के आग उगलने की ये तस्वीरें देख रहा है, वो हैरत में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ये मिर्जापुर के मणिहान थाना क्षेत्र के बहुती धुबेपुर गांव का मामला है, जहां हैंडपंप को रिबोर किया गया है और उसमें से आग की लपटें निकल रही हैं। गांव में रहने वाले हर शख्स के माथे पर शिकन है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्यों हैंडपंप आग छोड़ रहा है? गांव वाले सहमे हुए हैं। हैंडपंप के पास जाने से भी डर रहे हैं। कई लोग तो इसे चमत्कार भी मान रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को इस बारे में जानकारी मिलती गई, मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने तुरंत मोबाइल निकालकर इस हैंडपंप की आग को मोबाइल में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। बाद में किसी ने वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। अब सवाल है कि आखिर आग क्यों निकल रही है? विशेषज्ञों के मुताबिक ये इस तरह की पहली घटना नहीं है, क्योंकि पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। हैंडपंप से पानी के साथ बड़ी मात्रा में मीथेन गैस निकलती है। इससे आग की लपटें आती हैं और यहाँ भी आग के पीछे मीथेन गैस हो सकती है। दरअसल मौके पर हैंडपंप को रिबोर किया गया था। जब हैंडपंप खराब होता है, उस जगह के पास ही कई नई बोरिंग की जाती है। पहले पुराने हैंडपंप को उखाड़ लिया जाता है। पुराने हैंडपंप में से जो सामान सही होता है, उसे नई बोरिंग में प्रयोग किया जाता है। रिबोर में नया हैंडपंप नहीं लगाया जाता। बोरिंग पुरानी होने से पाइप गल भी जाते हैं, जिसके बाद रिबोर करने की जरूरत पड़ती है। फिलहाल मिर्जापुर का ये वाकया कौतूहल का विषय बना हुआ है। पूरे इलाके में हैंडपंप से आग निकलने की चर्चा जोरों पर है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देहरादून में लगातार डेंगू के बढ़ते मामलों पर अब कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। नगर निगम पर सवाल उठाए हैं। लार्वा में आम जनता पर कार्रवाई का आश्वासन मांगा है, लेकिन जिस स्मार्ट सिटी के गड्ढों में लार्वा पनप रहा है उन अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई, ये मांग की है। उत्तराखंड में इन दिनों कई जिलों में डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है और इसमें सबसे ज्यादा नाजुक हालत राजधानी देहरादून की है। कांग्रेस प्रवक्ता नवीन जोशी, जो डेंगू से पीड़ित हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले हॉस्पिटल से ही स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही थी और कई जगह डेंगू के लार्वा मिलने को लेकर नगर निगम भी जमकर चालानी कार्रवाई कर रहा है। जिस पर कांग्रेस सवाल उठाते हुए कहने लगी है कि देहरादून स्मार्ट सिटी तो नहीं बन सकी, लेकिन स्मार्ट सिटी के गड्ढों से डेंगू सिटी अवश्य बन गई है और नगर निगम को स्मार्ट सिटी के गड्ढों में तैयार हुए लार्वा पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। स्मार्ट सिटी कहते कहते डेंगू सिटी बना दिया देहरादून को खोद के। आपके घर में, मेरे घर में अगर लार्वा पकड़ा जाएगा तो हमको अर्थदंड लगेगा, लेकिन जिसने ये लार्वा की स्थिति लाई है, पूरा नगर खोद दिया है, उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? तो ये बड़ा, और एडवाइजरी जारी करे 10,000 प्लेटलेट से नीचे जिसके आ जाएंगे उसी को प्लेटलेट्स मिलेंगे, उसको ब्लड बैंक से मिलेगा। तो ये ऐसा काम हो रहा है, ऐसा लगता है अनुभवहीन लोग हैं या फिर संवेदनहीन लोग। वहीं कांग्रेस के द्वारा उठाए गए सवालों पर मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि कांग्रेस मुद्दों पर तो कभी बात ही नहीं करती। जहां तक रही स्मार्ट सिटी की बात, तो वो दिसंबर तक स्मार्ट सिटी का काम पूरा हो जाएगा। डेंगू सिटी कहना कांग्रेस का काम है और डेंगू पे जितना नियंत्रण जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने संज्ञान लिया है। मैं लगातार जो है क्षेत्र का भ्रमण भी कर रहा हूं, अधिकारियों के साथ भी जा रहा हूं और जो स्मार्ट सिटी के जो गड्ढे हैं उनको भी भरने का काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी का काम जो है नवंबर दिसंबर तक हमने इसको कंप्लीट करना है। स्मार्ट सिटी डेंगू का कारण हो न हो, लेकिन देहरादून डेंगू से ग्रसित है और नगर निगम को साफ सफाई सहित फॉगिंग पर ध्यान देने की जरूरत है। न्यूज 18 के लिए सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। आइए स्वच्छता पखवाड़े में 1 अक्टूबर को एकजुट होकर 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे श्रमदान कर पूज्य महात्मा गांधी जी को स्वच्छ भारत की स्वच्छ जली दें। स्वच्छता कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं। और इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।